अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 32 है। इसमें हम चैप्टर 9 जो एंड हो चुका है उसको थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस उसके देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले क्विकली ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। जी, हमने चैप्टर 9 के अंदर बेसिकली पढ़ा है कि ब्रीच अगर हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाता किसी पार्टी की तरफ से, तो फिर उसका क्या कंपनसेशन मिलेगी एग्रीव्ड पार्टी को जिसका नुकसान हुआ है। तो हमने उसमें डिस्कस किया कि आपको डैमेजेस मिल सकते हैं, आपको फ़ाइन वगैरह भी हो सकते हैं। फ़ाइन आमतौर पे एक अलग डिफरेंट चीज़ है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में सिविल पार्टीज़ में, आम लोगों में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं उसमें डैमेजेस होते हैं या पेनल्टी होती है। ज़्यादातर डैमेजेस ही होते हैं। अब डैमेजेस क्या है? डैमेजेस से मुराद है कि आपको जो असल में नुकसान हुआ है वो आपको पे करवा दिया जाएगा। अब वो दो सूरतों में हो सकता है, एक नेचुरली डैमेजेस और एक होते हैं आपके जो है स्पेशल डैमेजेस। नेचुरली या ऑर्डिनरी डैमेजेस से मुराद है कि सर एक बंदे ने परफॉर्म नहीं किया, अब आपको वही वाली चीज़ मार्केट से जाके लेनी पड़ गई है, या लेट से मार्केट में मिल ही नहीं रही, तो उस वजह से आपका क्या नुकसान हुआ है, तो उसको हम देख रहे होते हैं। ठीक है। और सेकंड हमारा क्या है जी? स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस ये होते हैं कि अगर आपने परफॉर्म ना किया और उस नॉन परफॉर्मेंस की वजह से मेरा कोई और कॉन्ट्रैक्ट भी ख़राब हो गया, तो एक तो उधर से जो प्रॉफिट वगैरह मेरा गया है वो भी मैं आपसे क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन कब कब कब? तब अगर मैंने आपको एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बताया हो कि सर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बेस पर मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट अब पकड़ लिया है, तो अब प्लीज़ आपने इसको पूरा करना है। अच्छा, एक तो लॉस जो प्रॉफिट का हुआ है वो, और सेकंडली अगर वो अगले बंदे ने जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उसने मेरे ऊपर कोई केस कर दिया कि भाई कंपनसेशन पे करो, आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो मैं वो भी आपसे निकलवा सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कानून ये कहता है कि यार इसमें रिमोट या बहुत जो दूर के लॉसेज है ना, जो डायरेक्टली नहीं हो रहे, उनको आपने नहीं लेना। इनडायरेक्ट लॉसेज वगैरह को बीच में आपने नहीं लेना। कोशिश करनी है कि सिर्फ जो रेलेवेंट है लॉस जो वाकई हुए हैं उनको आप लें, और लॉस में भी, डैमेजेस में भी एग्रीड पार्टी ने मैक्सिमम कोशिश करनी है डैमेजेस को मिनिमाइज करने की, कम करने की, रगड़ा नहीं लगाना डिफॉल्टिंग पार्टी को। ठीक है। अच्छा, ये हमने देखा। फिर कल हमने डिस्कस किया पेनल्टी क्या होती है। पेनल्टी की बात हमने की, हमने कहा ये वो मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट है जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आपस में एग्री कर लेते हो कि अगर किसी बंदे ने नॉन परफॉर्म किया तो वो बंदा इतने पैसे या इतनी चीज़ इस तरह से पे करेगा। अच्छा, मैक्सिमम अमाउंट तो है, लेकिन साथ है कि ये असल कॉन्ट्रैक्ट से डिसप्रपोर्शनेट होती है। मतलब है कि उसके साथ कोई लॉजिक नहीं बन रहा होता। असल कॉन्ट्रैक्ट होगा 2 लाख का, पेनल्टी लगी 10 लाख रुपए की। ठीक है, बात आ रही समझ। कल हमने इंटरेस्ट रेट की भी एग्जांपल ली। अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट 12 नहीं 75% होगा। मतलब क्या तुक बन रही है इसकी। लेकिन इसका मकसद समझे, मकसद इसका ये होता है कि अगले बंदे को आपने इस बात से बावर करवाना होता है कि सर आपका परफॉर्म करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो जितनी बड़ी पेनल्टी लग रही है ना आपको, आपको जितनी तकलीफ होगी उतनी मुझे तकलीफ होनी है अगर ये नॉन परफॉर्मेंस होगी। मैं चाहता हूँ ये परफॉर्म हो। अच्छा, अब क्या ये मैक्सिमम अमाउंट जो है क्या आप मिलना ज़रूरी है सारी की सारी? नहीं सर, ज़रूरी नहीं है। कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट हो सकता है 0 ले दे आपको, हो सकता है हाफ ले दे, हो सकता है 75% ले दे, वट एवर हो सकता है सारी की सारी भी ले दे, लेकिन दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट। कोर्ट इससे ज़्यादा लेके नहीं दे सकती। ठीक है। ये हमने पेनल्टी वगैरह के बारे में कल डिस्कस कर लिया है, और एक जो कॉन्सेप्ट था वो एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने बात की। प्लीज़ उसको ज़रा समझ लेना आप लाजमी। ठीक है। चलें जी, आज फिर MCQs पे आ जाएं। इस चैप्टर के मोस्टली जो क्वेश्चन है ना, किसी और मतलब कि जनरली जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं ना, उनके साथ नथी होकर इसको भी डाल देते हैं क्या डैमेजेस होंगे। तो आप लोगों के पास जो प्रैक्टिस सेट भी हैं वो भी आपने देखने हैं। प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस किया करें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, दोबारा लाजमी करें। उसमें भी आप देखें कि अक्सर यहाँ के डैमेजेस वगैरह की बात किसी और क्वेश्चन में भी हो रही होती है, क्योंकि साथ आमतौर पर वो लगा देता है। स्टैंड लोन इधर का क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं आता। ठीक है। अच्छा जी, MCQs पहला द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग डैमेजेस इज, भाई क्या इसका मकसद क्या है? तो भाई पहला क्या है? टू कंपनसेट मॉनेटरी लॉसेस ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, उसका जो पैसे का नुकसान हुआ है बिल्कुल लग तो रहा है, यही है। दूसरा टू पनिश करना नहीं है। टू ऑनर द पिटीशन, नहीं भाई ऑनर नहीं। टू पुट एग्रीव्ड पार्टी इन बेटर पोजीशन, नहीं। सिंपल है कि भाई आपने उसका जो नुकसान हुआ है ना वो कंपनसेट करवाना है, बस। कोई हम लंबा चौड़ा नहीं जा रहे, कोई बहुत एथिकल नहीं बन रहे हम कहते हैं यार जो उस गरीब का नुकसान हुआ वो बस पे कर दो, बाकी अल्लाह हाफिज़। हम ना ज़्यादा लेना चाह रहे हैं ना कम लेना चाह रहे हैं, बस वो ले दो। ठीक है जी, ए होगा। सेकंड आपका क्वेश्चन, इन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में रूल फॉर मेजरिंग डैमेजेस, भाई जनरल रूल क्या होता है? वही मार्केट प्राइस और डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस है। ठीक है।
तो अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम थी, तो ओबियसली आपको जो फ़र्क है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर मार्केट प्राइस अच्छा ये भी वैसे रट्टा नहीं मार लेना भाई, रट्टा नहीं मार लेना, क्योंकि एंगल डिफरेंट हो सकते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था एंगल दूसरा। ये नहीं कहना कि भाई जब भी अब मार्केट प्राइस कम होगी कोई डैमेजेस नहीं है भाई। अगर वो बेचने वाले के एंगल से देखा जाए तो मार्केट प्राइस अगर गिर गई है, खरीदी नहीं थी आपने उससे चीज़, वो तो रोएगा कि भाई पहले मैंने तुम्हें 1 लाख की बेचनी थी, अब मेरी चीज़ को 90,000 की नहीं खरीद रहा। हमने एग्जाम्पल्स भी देखी हुई हैं, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर एक बायर है, उसने एक चीज़ 1 लाख रुपए की खरीदनी थी, आपने उसको नहीं 1 लाख की बेची, अब उस बायर को दुकान से जाके 1,20,000 की लेनी पड़ रही है मार्केट प्राइस जो है, तो भाई मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20,000 रुपये का उसका नुकसान हुआ है, आप उसको वो पे करेंगे। लेकिन दूसरा अगर आप एक सेलर हैं, आपने चीज़ 1 लाख रुपए की बेचनी थी, अगले बंदे ने नहीं खरीदी, उसकी तरफ से नॉन परफॉर्मेंस है, अब आपको वही चीज़ मार्केट में 90,000 की बेचनी पड़ रही है भाई, तो अब आपका 10,000 का नुकसान हुआ है। अगर आप इसी को बेचते तो 1 लाख की बेचना था, ठीक है। अब उसमें ये बिल्कुल बहस नहीं आएगी कि ये प्राइस ज़्यादा है कम, नहीं भाई, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हो गया है ना, फ्री कॉन्सेंट के साथ हुआ, जो मर्जी प्राइस हो, ठीक है। तो भाई आप अब इस एंगल से देखेंगे तो जो सेलर है उसका नुकसान हुआ। इसलिए ये नहीं याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ज़्यादा है तो मार्केट प्राइस का हम इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। 1 मिनट नहीं लगता यार, आप सोच सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ए हो जाएगा। थर्ड, डैमेजेस विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, तो इसको ऑर्डिनरी डैमेजेस कहते हैं, ठीक है। सच डैमेजेस विच द पार्टीज न्यू, उन्हें पता था व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच, उन्हें पता था कि भाई अगर ब्रीच होगा ना कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये एज अ रिजल्ट ये वाले डैमेजेस भी पे करने पड़ सकते हैं, दैट दे आर कॉल्ड स्पेशल डैमेजेस। देन इन केस ऑफ फिक्स डैमेजेस प्रोवाइडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, भाई अगर फिक्स कर दिए जाएँ, अब वो पेनल्टी की सूरत में भी हो सकता है। पेनल्टी की सूरत में कब होंगे, अगर बहुत बड़ी अमाउंट है, अगर बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है तो फिर पेनल्टी तो नहीं है, ठीक है। तो कहता है खैर जो भी सिचुएशन है, तो ये क्या होती है, बी इसका ऑप्शन है, डैमेजेस फॉर एक्चुअल लॉस टू द मैक्सिमम अमाउंट फिक्स्ड विल बी अवॉर्डेड, कि भाई आपको मैक्सिमम अमाउंट तक, ठीक है, मिल सकता है। 6 नंबर, Mr. B agreed to supply spare parts of machine to Mr. A on 5th September at a particular price. Okay जी, Mr. B fails to deliver spare parts on due date. There is a breach of contract and Mr. A filed a suit against Mr. B for the compensation of losses. Mr. A claimed, Mr. A ने क्या कहा इसमें, Mr. A ने कहा कि that due to non-availability of spare parts, the machine could not function, मशीन चल ही नहीं सकी। सो मिस्टर ए क्लेम्ड, पहले नंबर पे उसने कहा मुझे डेप्रिसिएशन उसकी जो हुई है वो दो, नए दिनों वो तो मिल सकती है। देन उसने कहा जी फिक्स्ड एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, उसने कहा जो है सैलरी वगैरह है वो मैं देता हूँ, वो मुझे दो, अच्छा देते हैं। एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू नॉन फंक्शन ऑफ मशीन, और क्योंकि मशीन नहीं चली तो उसकी वजह से मुझे क्या है, जो मेरा प्रॉफिट मुझे मिलना था वो मेरा लॉस हो गया। देखो इसने ऊपर कहीं बताया हुआ है कि मुझे कोई मेरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ से मुझे प्रॉफिट होना है, इसने ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ, इसने भाई ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो सर इसको क्या मिल सकता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स क्योंकि नहीं आए, उसकी मशीन, जाहिर है उसकी मशीन विदाउट स्पेयर पार्ट्स आप ये कह रहे हैं कि फिर सही नहीं चली, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन उसकी ज़्यादा हो गई होगी, ये यहाँ पे कहा जा सकता है। और सेकेंडली आप कहेंगे फिक्स एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, सैलरी का फिक्स एक्सपेंस जो है वो किस तरह वो क्लेम कर सकता है, सैलरी का फिक्स एक्सपेंस, अब फिक्स एक्सपेंस है भाई वो तो देना ही देना था, उस मशीन की वजह से थोड़ी मतलब कि हुआ है, फिक्स्ड है ना, तो वो तो आपको देना ही पड़ने थे। यार ये ए बन रहा है मेरे ख्याल में ना, सिर्फ डेप्रिसिएशन हो सकती है क्योंकि वो स्पेयर पार्ट ज़ाहिर है ज़रूरी थी, वो चीज़ वो लगाना ज़रूरी था, वो नहीं लगा तो मशीन की वीयर एंड टियर तो ज़्यादा होगी। लेकिन ये एक तो था ना वो लॉस ऑफ प्रॉफिट, वो तो वैसे ही रेलेवेंट है, ठीक है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी मुझे तो नहीं इसकी समझ आ रही कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो होने ही होने थे, इसका इस गरीब के साथ क्या ताल्लुक है मशीन के साथ, ठीक है। हाँ अगर ये हो सकता है
कि उस मशीन चलाने वाले की सैलरी ना हो गई, लेकिन वो भी ऑलरेडी एक चल रही थी सिस्टम में चीज़, तो पहला ही बनेगा आई बिलीव। ठीक है, अब इसमें शायद उन्होंने डी लगाया हुआ है। अच्छा, इस 7 पे आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस कैन बी रिकवर्ड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई कौन से रिकवर किए जा सकते हैं? पहले नंबर पे लॉसेस अराइजिंग नेचुरली, ये तो किए जा सकते हैं। दूसरा क्या है, लॉसेस इन कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज आफ्टर दे हैड एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद अगर उन्होंने कोई आपस में एग्री कर लिया कि यार अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो होगा, ये वाला भी देना पड़ेंगे। स्पेशल डैमेजेस, ये भाई गलत है। हमने कहा होगा स्पेशल डैमेजेस होंगे जो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइम पे पार्टीज को पता थे, बाद में अगर उन्होंने आपस में एग्री किए वो वाले नहीं आप क्लेम कर सकते। ठीक है, रिमोट लॉस इंटरेस्ट तो भाई ए होगा इसका। ठीक है, 8 नंबर, द रूल फॉर डैमेजेस इन क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट भी भाई वैसे ही हैं बिल्कुल जैसे बाकी हैं, क्योंकि हमने खुद कह जो दिया है कि क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट असल में तो कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं बने, लेकिन हम उसको कॉन्ट्रैक्ट समझ रहे हैं। तो भाई जब समझ रहे हैं तो फिर सारे के सारे उसके ऊपर भी अप्लाई होने चाहिए रूल्स। ठीक है, 9, मिस्टर ए एग्रीज टू सेल 200 bags of sugar to Mr. B on 11 November at 500 per bag. Mr. B is to make payment on the delivery of sugar bags. Okay. Before the due date, the price of sugar has increased to 600. देखो जी, पहले उसने 500 रुपये का एक बैग बेचना था, अब 600 प्राइस हो चुकी है। सर जो मर्जी हुई है, 500 का बेचना पड़ेगा आपको। ठीक है, मिस्टर ए रिफ्यूज टू सप्लाई शुगर टू मिस्टर बी, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जाहिर है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मिस्टर बी ने क्या पे करना है? अब मार्केट में मिल रही है 600 की, उससे लेनी थी 500 की। बायर जो उसको 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और फिक्स प्राइस का डिफरेंस, वो 100 रुपया पर केजी के हिसाब से या पर बैग के हिसाब से उससे ले लेगा भाई। तो इंटाइटल टू क्लेम 100 पर बैग। ओके जी, चलें नेक्स्ट। द अमाउंट ऑफ डैमेजेस फिक्स बाय द पार्टी एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी इफ, मतलब बाय वे ऑफ पेनल्टी नहीं है। अब देखें, हमने पेपर इसमें पढ़ा है कि बाय वे ऑफ पेनल्टी कब है, जब एक्स्ट्रावेगेंट है या वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, और आपने पेपर में यही लगा के आया ना और गलत करके आया ना, क्योंकि पढ़ा ये हुआ है ना। इसलिए भाई मैं कहता हूँ बार बार रिक्वायरमेंट को गौर से तहम्मुल के साथ, कोई भी जल्दी नहीं है, सुकून के साथ पढ़ें, सो जाएं उधर पेपर पे, सुकून से पढ़ें। ठीक है, अब उसने कहा बाय नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी वाला बताएं, तो भाई पहले नंबर पे जो है ये तो पेनल्टी होती है। ठीक है, ये गया। हायर इंटरेस्ट रेट हैज़ बीन स्टिपुलेटेड, ये भी पेनल्टी होती है। द ब्रीच कंसिस्ट ऑफ नॉट पेइंग ए सम ऑफ मनी एंड अमाउंट फिक्स्ड इज डबल द अमाउंट ऑफ दैट सम ऑफ मनी। ओके, और डी कहता अमाउंट इज जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबल लॉस, मतलब है कि जो पहले से लग रहा था इतना नुकसान होगा उतना ही आपने अमाउंट फिक्स किया है, तो फिर तो सही है भाई, वो तो पेनल्टी तो ना हो, तो डी है पार्ट। ठीक है, 11, if parties have stipulated the amount to be paid as damages in case of breach at the time of formation of contract, the court भाई क्या करेगी? कोर्ट ऑब्वियसली मैक्सिमम अमाउंट जो है उससे ऊपर नहीं लेके दे सकती, उससे कम जो है कोर्ट एग्रीड पार्टी को दिलवा सकती है कंपनसेशन, तो भाई बी पार्ट होगा। अच्छा, 12 आ रहे हैं, मिस्टर ए एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस फॉर मिस्टर बी एंड टू गिव कंप्लीट पोजेशन ऑन 1 जनवरी। उसने कहा 1 जनवरी को आपको इसकी पोजेशन मिल जाएगी। मिस्टर बी मेक्स एन एग्रीमेंट विद मिस्टर सी फॉर रेंटिंग आउट, ये हमने एग्जांपल भी देखी है, पास पेपर में एमसीक्यू आ गया ये वाला। मिस्टर बी ने भाई आगे मिस्टर सी के साथ कर लिया कि मैं आपको रेंट पे दे दूंगा 2 जनवरी से, क्यों? क्योंकि 1 जनवरी से मिल जाना है। दिस फैक्ट इज इन द नॉलेज ऑफ मिस्टर ए, और ये बात मिस्टर ए को पता है, अब फंस गया मिस्टर ए, स्पेशल डैमेजेस भी आ सकते हैं। द हाउस वॉज बैडली कंस्ट्रक्टेड एंड कोलैप्स्ड बिफोर 1 जनवरी, भाई गिर गया। मिस्टर बी इज इंटाइटल्ड टू गेट कंपनसेशन, भाई अब क्या क्या कंपनसेशन मिल सकती है? देखो पहली तो नेचुरली जो हुई है, वो नेचुरल क्या है, घर गिर गया, ठीक है, तो अब आपको दोबारा रिपेयर करवाना पड़ना है, दोबारा रिपेयर करवाने पे जो भी खर्चा आएगा वो पैसे पे करेगा मिस्टर ए। सेकंड क्या है कि भाई आगे से जो रेंट मिलना था मुझे, अब वो रेंट नहीं मिलेगा, वो वाला मेरा लॉस हो गया। थर्ड क्या है, अगर उस पार्टी ने मिस्टर सी ने मेरे ऊपर केस अगर कोई कर दिया उसने, तो मुझे वो वाला भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई उसने कहा कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द हाउस, लॉस ऑफ रेंट, कंपनसेशन विच मिस्टर बी वॉज टू पे मिस्टर सी फॉर नॉट। हाँ, तो मिस्टर सी अगर आपसे मिस्टर बी से मांग लेगा पैसे, तो हमने ये भी उसी से मांगने जाके मिस्टर ए से, भाई तुम्हारी वैसे हुआ, तुम्हें मैंने बताया हुआ था। ठीक है, चलें जी, आज नहीं ज़रा एक आधा इसका इधर से देख रहे थे, बाकी आपको भेज दिए मैं, पिछले 2 अटैम्प्ट्स में आए हुए क्वेश्चन, आप उसमें देख लें। ऑटम 23 में भी आया हुआ है, स्प्रिंग 24 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो उसको ज़रा समझ के वो क्वेश्चन आपने जो ऑटम 23 वाला है ना, मतलब जो समझ सेकंड लास्ट है प्रैक्टिस सेट में, वो आप लोगों ने लिख कर करके भेजना है मुझे। ठीक है,
यार किधर गया प्रैक्टिस क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ ये आ गया ना प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्लीम वाला पेनल्टी से पहले। Slim entered into a contract for the purchase of 5 vehicles from Phony Limited, okay, Phony Private Limited, which were to be delivered in the month of Feb. Slim also entered into an other contract for onward sale of these vehicles to Jabbar Limited. देखो स्लीम ने फोनी लिमिटेड से 5 गाड़ियों का किया कॉन्ट्रैक्ट, भाई आप मुझे 5 गाड़ियां बेचेंगे, और उसने आगे जबार लिमिटेड के साथ भी कर लिया, मैं आपको 5 गाड़ियां सेल करूंगा। However, PL refused to deliver the contract, ठीक है। स्लीम हैड टू बाय द व्हीकल्स फ्रॉम अनदर सप्लायर एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन। एक्स्ट्रा कॉस्ट उसने सिंपल बता रही है आपको, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करने की नीड ही नहीं है, उसने सिंपल बता रही है ना कि एक्स्ट्रा, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में 2 मिलियन एक्स्ट्रा दे के मिला है, तो भाई 2 मिलियन का जो है उसको लॉस है। स्लीम ऑल्सो हैड टू पे कंपनसेशन ऑफ 0.6 मिलियन टू जेएल ड्यू टू डिले। वही जेएल जो जबार है उसने जाहिर केस कर दिया कि सर मुझे भी पैसे दे, तो उसने कहा कि ये लो 0.6 मिलियन आपका कंपनसेशन का। अंडर द प्रोविजन एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड कमेंट वेदर स्लीम इज इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी कंपनसेशन फ्रॉम पीएल, क्या उसे कोई भी कंपनसेशन ले सकता है। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा तसल्ली के साथ, बहुत तसल्ली के साथ पढ़ा, आपने यहाँ पे देखा कि जबार लिमिटेड को आगे उसने बेचना था, लेकिन क्या उसने स्लीम ने बताया हुआ था फोनी को इस क्वेश्चन के अंदर, उसने नहीं बताया हुआ, तो भाई उसने नहीं जब बताया तो स्पेशल डैमेजेस क्लेम नहीं किए जा सकते। अब आप यहाँ पे पहले सबसे पहले लीगल प्रोविजन लिखेंगे, लीगल प्रोविजन लिखेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर सवाल स्टार्ट करेंगे गलत है सवाल, जो मर्जी लिखते जाओ दैट इज़ इररेलेवेंट, क्योंकि आपसे तुक्के नहीं पूछे जा रहे, आपसे अपना ओपिनियन नहीं लिया जा रहा, आपसे कानून की राय मांगी जा रही है, कानूनी राय आपसे पूछी जा रही है, कानून आप नहीं बताएंगे दैट इज़ टोटली इररेलेवेंट कि आपने क्या लिखा है। ये मैं आप बड़े एक मैं आपको सीधी सी बात कर रहा हूँ कि भाई आपसे अपना ओपिनियन नहीं वहाँ पे लिया जा रहा है कि आप बताएं क्या होगा, नहीं नहीं, वो कहते हैं कि कानून इस पे क्या कहता है वो बताएं, ठीक है, कानून जो कह रहा है वो बताते हुए आपने जवाब देना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है उस जवाब का, वो फारिग है, वो पेपर छोड़ के आ रहे हैं आप, अगर आप लीगल प्रोविजन नहीं लिख सकते तो सिंपल एज दैट, ठीक है। लीगल प्रोविजन पहले लिखनी है कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अब आप जाके वो पहले नेचुरल डैमेजेस या ऑर्डिनरी डैमेजेस वाली बात लिख सकते हैं, वो क्या है कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन द पार्टी हु सफर्स बाय ब्रीच, ये इस तरह की बात, ये जनरल सी आप अपनी वर्डिंग में लिख दें, ठीक है, और साथ ही आप स्पेशल डैमेजेस वाली भी लिख दें, ठीक, ये लीगल प्रोविजन आ गई। अब आप नीचे लिखेंगे क्योंकि इस केस में जबार लिमिटेड का तो पता ही नहीं था कौन है बंदा, फोनी लिमिटेड को एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टी डिड नॉट नो अबाउट जबार लिमिटेड, हैंस उससे वो वाले 0.6 मिलियन तो नहीं निकलवाए जा सकते, बट क्योंकि नेचुरली लॉस हुआ है उसको 2 मिलियन का, क्योंकि आपने डिलीवर नहीं किया, 2 मिलियन वो जरूर आपसे निकलवा सकता है, ठीक है जी। अब इसने एंड पे लिख दिया कि पीएल ने 0.6 मिलियन तब देने हैं अगर अगर वो पहले इसको पता होता, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं या आप ये भी लिख सकते हैं कि उसको पता ही नहीं है तो वो नहीं ले सकता, ठीक है जी। अच्छा ये दूसरा, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ डिटरमिनिंग कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज ड्यू टू ब्रीच ऑफ, उसने कहा आपका क्या है जी प्रिंसिपल क्या है, तो भाई वही आप बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि किस तरह से आप डैमेजेस देते हैं। लीगल प्रोविजन सिंपल उसने पूछी है, तो आप लिख दें कि ऑर्डिनरी डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस वगैरह क्या होते हैं वो बता रहे हैं, सारे बता रहे हैं कि इनडायरेक्ट लॉस वगैरह वो नहीं पे करना होता, सिंपल, ठीक है। अब देखें ना, ये भी सवाल को समझना ही तो ज़रूरी है, वो आपको समझना है कि प्रिंसिपल से क्या मुराद ले रहा है। भाई उसने सिंपल कहा है कि जब आपने डिटरमिन करनी होती कंपनसेशन, आप किन असूलों के बेस पे करते हैं, असूल किन्ने के पढ़े ऐसे, आप 4 चैप्टर 9 के अंदर उधर हमने आगे देखा यार यही उसूल पढ़ा हुआ है कि डैमेजेस किस तरह देते हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस वगैरह होते हैं, तो वो लिख दो सिंपल, और क्या इसमें, ठीक है जी। चलें, आज का तो नन्ना मुन्ना राही हूँ, बहुत छोटा सा लेक्चर हुआ है, तो भाई सही है, चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल। आगे ईद भी आ रही है, तो छुट्टियां तो वैसे पहले की हुई हैं ना, चलो देखते हैं क्या करना है, मिलते हैं कल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।